मिलेट्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे चुनौतियां हैं। अभी फूड हैबिट्स बदल चुके हैं, लोगों का स्वाद बदल चुका है, लोगों का टेस्ट बड्स बदल चुका है। 2 जनरेशन लगभग हो गए जो मिलेट्स खाए ही नहीं। अब हमारे जब हमारा थोड़ी सी मैं इसका प्रसंग बना रहा हूँ, नहीं तो सीड का बात अलग है, पर मतलब हमारे जो टेस्ट बड्स डेवलप होते बहुत पहले चाइल्डहुड में डेवलप हो जाते हैं। अगर हम गेहूं और चावल खाते खाते उसको डेवलप कर लिए हैं, तो जब हम शिफ्ट करते हैं वो टेस्ट ब्रेन पसंद नहीं करता है और रेजिस्टेंस होती है। तो इतना आसान नहीं है इन चीज़ों को पटरियों में लाना, और इसके लिए सरकार का बहुत बड़ा रोल है। एनजीओज़ या दूसरे जो एजेंसीज़ है ये बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सरकार को इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और कई स्टेट्स में वो हो चुके हैं। मध्य प्रदेश लेकिन थोड़ा पीछे है दूसरे स्टेट्स को अगर देखें तो। उसमें हमारी प्रयास लगातार होनी चाहिए, नहीं तो काम थोड़ा मतलब वो आइलैंड जैसा इधर कुछ उधर कुछ पर लार्ज स्केल में नहीं है। खैर ये मिलेट सीड सिस्टम्स के ऊपर है। ये आप कोदो का एक पैनिकल देख पा रहे, पैनिकल मतलब बाली। ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स को हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम जब सीड का प्योरिटी, कैरेक्टराइजेशन, चरित्र विश्लेषण करेंगे तब इन शब्दों को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यही शब्दों की इस्तेमाल होती है। तो मिलेट्स क्या है? मिलेट्स तो एक तरह की घास है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि मिलेट्स है या धान है, गेहूं है, पर ये सब घास है जो कहीं भी उगा हुआ रहता है। घास तो ऐसे जगहों पे उग जाते हैं जहाँ कुछ भी नहीं उगता है। तो ये काफ़ी हार्डी और रेजिस्टेंट और टॉलरेंट टाइप के माने प्लांट्स है, और ये हमारे बहुत पहले आ चुके हैं। ये तो करीबन 5.5-6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी में आ चुके थे, लेकिन ये जंगली अवस्था में थे। अभी भी है, अभी भी आपको अपने आसपास हो सकता है इसी बिल्डिंग के बाहर आपको कई सारे मिलेट्स दिख जाएंगे जो हमारे खाने वाले मिलेट्स के पूर्वज हैं। और मिलेट का मतलब क्या है? मिलिंग करना, उसको तोड़ना, उसको ग्राइंड करना, क्योंकि शुरू से ही कोई भी चीज़ को ग्राइंड करके ही खाया गया है। तो ये मेल का मतलब उसको ग्राइंड करना या क्रश करना, उससे शायद इस शब्द का उत्पत्ति हुआ है। कोई कहते हैं मील से उत्पत्ति हुआ है, मील मतलब खाना। कोई कहते हैं छोटे छोटे दाने हैं तो मिलियम, जो लैटिन शब्द है 1000 दाने का, तो उससे तो अभी पता नहीं कि कैसे उत्पत्ति हुआ होगा। शायद इन्हीं की मिली जुली चीज़ों से उत्पत्ति हुई है। 1 लाख साल से इंसान इसको खा रहा है। अब आप कहेंगे 1 लाख साल पहले खेती तो थी नहीं, कैसे खा रहे? तो जंगली मिलेट्स खाते थे। इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, और इससे हम कह सकते हैं कि 1 लाख साल से भोजन में शामिल है। और इसके 3 परिवार हैं मिलेट्स के। ये बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन में 3 परिवार में हम बांट सकते हैं। एक में मड़ुआ या फिंगर मिलेट आएगा, दूसरे में कई सारे हैं जो यहाँ के हैं, जैसे कि आपके कोदो, कुटकी, कुटकी मतलब लिटिल, प्रोसो वो इस क्षेत्र में नहीं है लेकिन कुटकी जैसा ही है। क्रैब ग्रास, ये हमारे क्षेत्र में लोग खाते थे, बैगा लोग, लेकिन अब कुछ कमी हो गई है। अभी भी कहीं कहीं जैसे कि आपको कवर्धा, ढिंडोरी, ये सब एरिया में क्रैब ग्रास मिलेट या सिकिया जिसको कहते, उसको खाते हुए कम्युनिटी दिख जाएगा। बार्नयार्ड मतलब सामा। मानसी जी ने सामा के बारे में कुछ इंक्लूड करने के लिए बोला था, मैं उसको भी थोड़ा सा टच करूँगा। पर्ल मतलब बाजरा, फॉक्सटेल मतलब कांग, कोदो आप लोग जानते ही है। ब्राउन टॉप एक और मिलेट है जो इस एरिया में नहीं पाए जाते। ये थोड़ा सा छोटा मतलब कुटकी और प्रोसो के टाइप का ही एक दाना होता है। और तीसरा जो परिवार है उसमें हमारा ज्वार है और जॉबस्टियर है। जॉबस्टियर भी यहाँ नहीं है, लेकिन इस बार हम लोगों ने इसको लगाया था हमारे अपने एरिया में और सक्सेसफुली ये हुआ है, तो यहाँ पे भी ये हो सकता है। ओरिजिनली जॉबस्टियर नागालैंड, मणिपुर इस क्षेत्र में काफ़ी
मात्रा में लगाया जाता है। वहाँ पे जो आदिवासी लोग गए थे झारखंड से, वो वहाँ से सीड लेके आए थे, उन्होंने झारखंड पे भी इसको लगाया है और वहाँ पे भी सक्सेसफुली वो हुआ है। जॉब स्टीयर का मिलेट जो है सबसे बड़ा दाना है, गेहूं से भी बड़ा है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट है जितने भी मिलेट्स है उसमें। ये हमारे मिलेट्स के तस्वीर आप देख सकते हैं जो, और ये सब हमारे देश में कुछ 5 मिलेट्स हमारे देश में इवॉल्व हुए थे और बाकी बाहर देश से आए थे। बाहर देश मतलब ये चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ से कुछ मिलेट्स आए थे, अफ्रीका से कुछ मिलेट्स आए थे और ये हज़ारों हज़ार साल पहले आ चुके हैं। 4000 5000 साल पहले बाहर से आ चुके हैं और जो हमारे देश के हैं वो भी 6-7 हज़ार साल से हमारे देश में डोमेस्टिकेट हो चुका है और भोजन में तो पहले से ही शामिल था, जंगली अवस्था में भी, उसके बाद डोमेस्टिकेशन के बाद भी शामिल हो गया है। कुटकी को तो भगवान माना जाता है, कुटकी दाई कहते हैं बैगा लोग कि वो भोजन का देवी है। और 10 मिलेट टोटल वर्ल्ड में है, उसमें से 5 जो है वो हमारे देश के हैं। ये अगर हम मिलेट्स के अंदर की डाइवर्सिटी देखें, मतलब एक तो हो गया कि 10 प्रकार के घास है जिनको हम मिलेट्स कहते हैं, पर उसके अंदर भी वेरिएशन से अगर हम देखें, ये आपका फिंगर मिलेट, मड़ुआ, इनका जो बाली है अलग अलग प्रकार के होते हैं। कहीं पे उसके फिंगर्स, उसके उंगलियां फैले होते हैं, कहीं एक मुश्त होते हैं और ये बाकी मिलेट्स में भी काफ़ी सारे वेरिएशन होता है। ये बाजरा है लेकिन इसमें बाल है। अब राजस्थान का जो बाजरा है उसमें आपको बाल नहीं नज़र आएंगे। ज्वार भी अलग अलग प्रकार के, सामा, कोदो, कुटकी, इसमें वेरिएशन से ये ज्वार है, काला ज्वार है, लाल है। अगर दाने के अंदर देखेंगे तो दाने के अंदर भी रंग का वेरिएशन से, तो ये सब अलग अलग वैरायटीज़ है। देखने में एक ही जैसे लगते हैं, अगर दूर से देखेंगे तो लगेगा अरे ये तो मड़ुआ है या ज्वार है, लेकिन नज़दीक से या उसका जब चरित्र विश्लेषण करेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा कि इसमें अलग अलग वैरायटीज़ है। जैसे ये हमारा ज्वार एक्चुअली एक स्पीसीज़ नहीं है, इसमें कई स्पीसीज़ है, 9 स्पीसीज़ भारत में उगाए जाते हैं। जैसे धान को अगर देखेंगे, धान है ओराइजा सैटाइवा, एक ही स्पीसीज़ है, उसका जो वैज्ञानिक नाम है। लेकिन ज्वार के 9 टाइप के ज्वार है और उसके अंदर फिर सब टाइप्स है। तो ये जो ज्वार है ये अलग स्पीसीज़ है, ये अलग स्पीसीज़ है, तो इसमें स्पीसीज़ ही अलग हो गया। लेकिन ये सब मड़िया जो है एक ही स्पीसीज़ के हैं, पर उसके अंदर फिर वेरिएशंस। तो इन चीज़ों को हम लोग को, ये जो मैं कह रहा था बाजरा का दाने का कलर अलग है और उसमें बाल है, इसमें बाल नहीं है इस वाले में। जनरली जो राजस्थान वाला बाजरा है या हरियाणा, पंजाब उस साइड का बाजरा उस तरह का होता है। ये ज्वार, काला ज्वार मतलब बैगनी टाइप का कलर है। और ये कुटकी है, तो कुटकी में भी आप कलर वेरिएशंस या साइज़ के वेरिएशंस को देख सकते हैं। इन चीज़ों को हम लोग को नोट करना है। ये कांग है, ये सामा है, ये बार्नयार्ड मिलेट मतलब सामा में भी 2 स्पीसीज़, ये एक्नोक्लोआ क्रूसगाली और एक्नोक्लोआ कोलोना, उसके अंदर भी सब टाइप्स है। तो ये बहुत मतलब इसमें डाइवर्सिटी जो है ना, नेचर, प्रकृति पसंद करता है विविधता, हम लोग नहीं पसंद करते। हमें लगता है सब कुछ एक जैसा होना चाहिए, सब चीज़ यूनिफॉर्म, जैसे स्कूल के यूनिफॉर्म होते, लेकिन प्रकृति को पसंद नहीं है। प्रकृति हमेशा विविधता चाहता है, क्योंकि अब पता नहीं ना कब कैसा मौसम बने, कैसा मिट्टी बने, कैसा पत्थर है, कैसा पानी और वातावरण हो, उसके हिसाब से प्रकृति अपने आप को एडप्ट करता है। और इंसान ने भी विविधता को चुना है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें चाहिए, अलग अलग काम के लिए, अलग अलग टेस्ट के लिए, अलग अलग फ्लेवर के लिए, अलग अलग मौसम के लिए। अगर एक ही चीज़ रोज़ रोज़ खाते रहेंगे तो कैसा लगेगा। तो इंसान ने भी इसमें फिर इंटरफेयर किया है, इंसान ने कुछ कुछ चीज़ों को चुना है और उस चुनाव से ये डाइवर्सिटी आया है। जैसे अगर धान को देखें, 1 लाख से ज़्यादा प्रकार के धान
भारत में पाए जाते थे, अब नहीं मिलते हैं। अब करीबन पूरे भारत में खोजेंगे तो शायद 10,000 वैरायटी मिलेगा आपको, लेकिन एक समय 1 लाख था। NBPGR में अभी भी 1 लाख वैरायटी के एक्सेशंस रखे हुए हैं। इसी तरह गेहूँ 36,000 प्रकार के गेहूँ हैं, 10-12 हज़ार प्रकार के ज्वार है। तो ये सब इंसान ने किया है। इंसान मतलब आप लोग किसान, जो फार्मर है, उन्होंने किया है, साइंटिस्टों ने नहीं किया है। हम लोग गलत सोचते कि साइंटिस्ट ने किया है। साइंटिस्ट तो पिछले 50 साल से कर रहे हैं, या बाहर देश को ले ले तो 100 साल से कर रहे हैं। 100 साल पहले से लेके मतलब 10,000 से लेके 100 साल तक, 9,900 साल तक किसान ने किया, अभी भी कर रहा है। और पिछले 100 साल वैज्ञानिक करने लगे, लेकिन हम वैज्ञानिक को ही मानने लग गए कि वही बीज बना सकते हैं, वही सब कुछ कर सकते हैं, वही जब तक बीज बना के देंगे तब हम लगाएंगे। हम तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, कुछ कर ही नहीं सकते। किसान ऐसे सोचने लग गया, हमें जो दिया जाएगा हम उसके हिसाब से काम करेंगे। लेकिन 9,900 साल तक या उससे भी ज़्यादा किसान ने ही बीज बनाए, बोए, और इतने जो 1 लाख, 2 लाख, 50,000 जो भी बता रहे, टोटल NBPGR में 4.5 लाख तरह के बीज रखे हुए। उसमें से ज़्यादा 4-5 हज़ार बीज जो है वो वैज्ञानिक ने बनाए होंगे, बाकी सब किसानों ने बनाए, भारत और भारत के बाहर के। तो ऐसा नहीं कि आप लोग जो यहाँ किसान हैं वो अपने आप को कम समझे कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो यूनिवर्सिटी नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, एग्रीकल्चर का डिग्री नहीं लिया, तो मुझे क्या आता है। लेकिन आप ही को आता है, और आप ही ने इसका चीज़ को किया है। एग्रीकल्चर साइंस तो 100 साल 150 साल पहले का एक चीज़ है, उससे पहले कुछ होता ही नहीं था ऐसा। ये क्रैबग्रास, मिलेट, सिकिया, इसके दाने ये 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन पे है, बहुत छोटा होता है, और इसको सिर्फ बैगा लोग ही खाते हैं। अब इसकी मार्केटिंग की भी बात हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ इसकी मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत कम मात्रा में मिलता है, तो लोकल लोग खा पाए, उसीलिए इसको वहाँ पे डेवलप करना चाहिए, रेदर देन कि बॉम्बे, दिल्ली के लोग इसको खाने लगे। अगर वो होगा तो बैगा लोग खा ही नहीं पाएंगे। ये यहाँ के अगर वैरायटीज़ की बात करें तो मैंने थोड़े छानबीन करके मुझे इतने तरह के वैरायटीज़ मिले हैं। अब हो सकता है आप लोगों को और ज़्यादा वैरायटी हो दिमाग में, आपके आइडिया में। ये लसरी जो है, ये तो अर्थ फोकस में मैं 26 या 27 तारीख को आया था, उस दिन आप लोगों में से किसी ने बताया तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। तो ये अलग अलग वैरायटीज़ के नाम हैं, कुछ बहुत सिंपल नाम है, बड़े और छोटे दाने के हिसाब से, और ये कुछ अलग नाम है। माई मतलब लेट वैरायटी, हरुना मतलब अर्ली वैरायटी, और ये कुटकी का बेवर मतलब वो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, झूम खेती, वहाँ पे वो लगाते थे तो उससे बेवर हो गया। सिताही मतलब शीत, ड्यू, जो ओस गिरता है उससे पक जाता है वो। इसको अगस्त या सितंबर में लगाया जाता है, नवंबर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है, तो ये शीत से पकता है। इस वैरायटी को हमने भी लगाया था सितंबर में, बिल्कुल सही बात है, सितंबर में लगाए, नवंबर में उसको हमने हार्वेस्ट कर लिया। करिया मतलब काला, करिया काली शायद एक ही है। भदेली ये भादों में आ जाता है, अर्ली वैरायटी है। तो देखिए उसके नाम से हमको कुछ उसका कैरेक्टर पता चल रहा है, जल्दी पकने वाला, कि रंग कैसा है, कि वो किस चीज़ से पकता है। जैसे सिताही, मड़िया का लाल और सफ़ेद 2 कलर, कांग का भूरा, कतकी, भदेली, ज्वार में भी मलसार, झलासी, सालार मतलब पर्ल मिलेट, सिकिया आपको अभी मैंने दिखाया था। तो ये सब यहाँ के मिलेट है। अब देखिए इसमें सामा नहीं है, सामा के बारे में मानसी जी बता रहे थे। सामा बहुत ज़्यादा कहीं पे भी नहीं था, ये माइनर का माइनर है। ये बहुत कम मात्रा में ही लगाया जाता था, और मतलब उसका कभी भी वो मड़िया या कोदो कुटकी या ज्वार बाजरा जैसा उतने हाई अमाउंट में नहीं लगाया जाता था, किसी भी राज्य में नहीं, किसी भी स्टेट में नहीं, कहीं पे भी लगाया जाता था। वो एक सब्सिडियरी माइनर क्रॉप ही था, और अभी भी है। तो इसीलिए अगर हम बार्नयार्ड मिलेट को सिर्फ प्रमोट करेंगे तो वो शायद सही रास्ता नहीं होगा, क्योंकि उसका उत्पादन बहुत कम है,
बहुत जल्दी पकता है और उसको मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती के साथ लगाया जाता था। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि मिलेट्स, जब हम बात कर रहे हैं सिर्फ मिलेट्स की बात नहीं कर रहे, उसके साथ पल्सेस होना जरूरी है, दलहन, क्योंकि ये एक सीरियल क्रॉप है, इसको नाइट्रोजन उपलब्ध कराने के लिए दलहन चाहिए, और दलहन भी वैसे ही मिट्टी में, वैसे ही जगह में होता है जहाँ पे ये होते हैं। जैसे कि अरहर, अगर अरहर को हम मिलेट्स के साथ लगाएंगे तो अच्छा हमारा रिजल्ट होगा। अगर आदिवासियों को देखेंगे, बैगा को देखेंगे, वो एक ही ज़मीन पे 12 से 16 तरह के फसल लगाते हैं, उसमें कई सारे दलहन भी होते हैं। तो मिलेट्स का मतलब सिर्फ मिलेट्स नहीं, मिलेट्स का मतलब दलहन, तिलहन, सब्जियां, पेड़ पौधे, इसके साथ एक परिवार के साथ डाइवर्सिटी वहाँ भी होनी चाहिए। सिर्फ मिलेट्स की डाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, फसलों की डाइवर्सिटी, विविधता, मिक्स्ड फार्मिंग, जो रेन फेड फार्मिंग, वर्षा आधारित खेती का एक बहुत अहम फाउंडेशन है, मूलभूत चीज़ है कि हम विविधता लाते हैं, सिर्फ मिलेट्स में नहीं। क्यों चाहिए विविधता? ये सारे अलग अलग प्रकार के मिलेट्स हैं, विविधता क्यों चाहिए? खाद्य सुरक्षा के लिए, सॉवरेंटी के लिए। सॉवरेंटी को क्या बोलेंगे? मतलब मैं स्वयं स्वनिर्भर अपने आप में कर पा रहा हूँ। अगर मैं बाजार से बीज खरीद रहा हूँ, कंपनी से बीज ले रहा हूँ, कंपनी से वो क्या कहते हैं फर्टिलाइज़र ले रहा हूँ, पेस्टिसाइड्स ले रहा हूँ, ट्रैक्टर ले रहा हूँ, इरिगेशन के इक्विपमेंट्स ले रहे हैं, ज़मीन भी पता हमारा है कि नहीं है, तो फिर हम क्या स्वनिर्भर है? हम नहीं हैं, सॉवरेंटी कुछ नहीं है। सॉवरेन क्यों बनना है? क्योंकि दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ही, दाम बढ़ा देगा या कुछ चीज़ों को अनुपलब्ध करा देगा, या हो सकता है हमें वहाँ से निकाल ही दे कि ज़रूरत ही क्या है तुम्हारा, हम दूसरे लोगों से करा लेंगे। तो इसीलिए हमें इसकी ध्यान देनी पड़ेगी। इसीलिए देसी बीज, नहीं तो बीज तो उपलब्ध है, कंपनी के पास ढेरी बीज है, हमें ये सब मीटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है। बीज लाओ, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा भी बीज है, साफ़ है, जर्मिनेशन अच्छा है, क्या दिक्कत है? लेकिन ये दिक्कतें हैं, सिक्योरिटी और सॉवरेंटी, ये कहाँ जाएगा? हो सकता है हमारे देश में ही बीज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े, विदेश से बीज आ जाए, बहुत सारे आ भी रहे, जापान से बीज आता है, अमेरिका से बीज आता है, यूरोप से बीज आता है, हमारे बीज भी दूसरे देश में जाते हैं, वो फिर हमारे ऊपर निर्भर है। दूसरी बात, इसमें बीमारी, कीड़े कम लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये हजारों हजार साल से यहाँ लगते आ रहे हैं, वो अनुभवी है। जैसे कहते हैं ना, यहाँ के लोग, इनको पता होगा, बुजुर्ग है उसको पता होगा, अनुभव, उसने समय देखा हुआ है, उसने देखा हुआ है कि कैसे कैसे होता है, कब क्या दिक्कतें आई, क्या करना चाहिए, उनको वो आइडिया है। इंसान का ज़िंदगी तो 80-100 साल मैक्सिमम, इनकी तो हजारों हजार साल ज़िंदगी नहीं है, पर उतनी साल से वो उनके अंदर वो एडप्टेशन घुसा हुआ है। जैसे अगर हम यहाँ के हैं, यहाँ के क्लाइमेट से हम एडप्टेड है, मेरे को साइबेरिया भेज दिया जाएगा, मैं परेशान हो जाऊँगा, -60 डिग्री टेम्परेचर में। साइबेरिया का आदमी को यहाँ लेके आएंगे, वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पीढ़ी पीढ़ी एडप्टेशन हो रखा है। तो देसी बीज में वो एडप्टेशन है, वहाँ उनको पता है ये कीड़ा आएगा, ये बीमारी आएगा, तो मैं क्या करूँगा। लेकिन जो फैक्ट्री वाले बीज है उसको पता नहीं है, उसको सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन सीखने का टाइम नहीं है, 1 साल में तो फिर रिप्लेस होना है। हाइब्रिड बीज है, 1 ही साल लगेगा, ख़त्म, सीखने का कोई टाइम नहीं है। अगर ओपी वैरायटी है, रिलीज्ड वैरायटी है, 3 साल में हम चेंज करने को बोलते हैं, 3 साल में भी कितना ही सीखने को मिलता है, इनको हजारों साल मिला है। तीसरा, स्ट्रेस टॉलरेंस। स्ट्रेस मतलब किसी तरह का समस्या, गर्मी बढ़ गई, तापमान बढ़ गया, तापमान घट गया, तेज हवा आया, नमकीन वातावरण बन गया, मतलब मिट्टी नमकीन हो गई, फ्लड आ गया, कुछ भी हो सकता है ना। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बारिश कम ज़्यादा हो रही है, तरह तरह की समस्याएं आ रही है, उसको भी इन्होंने देखा हुआ है, कभी ना कभी इतिहास में ऐसा हुआ होगा, तो उन्होंने उसको भी समझ गया, अच्छा गर्मी बढ़ गई तो ये करना पड़ेगा, उनको पता है। वो आप मत सोचिए कि ये बस घास है, इसको क्या पता है। घास में जितने सारे क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे शरीर में नहीं होते। गेहूं में कितने क्रोमोसोम्स है? 43, हमारे शरीर में नहीं है।
तो उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट माने सरल मत समझिए, वो बिल्कुल उनका ब्रेन वेन सब कुछ है, वो देखते रहते हैं कितना टाइम हुआ, कितनी दूरी, कितने लंबा दिन चल रहा है, दिन का टाइम कैसे कैसे घट रहा है, सूरज कहाँ से कहाँ जा रहा है, चीज़ों को देखते रहते हो। डाइवर्स सीड सप्लाई सिस्टम, अलग अलग जगह से हमें बीज मिलेगा तो स्वतंत्रता बना रहेगा। अगर एक ही जगह से एक ही कंपनी से बीज लेते रहेंगे वो अपना मनमानी करेगा। जैसे मॉन्सेंटो को अभी बेयर ने खरीद लिया। मॉन्सेंटो कपास का बीज बेच रहा था भारत में, 99% एक समय कपास का बीज कहाँ से आ रहा था? मॉन्सेंटो से। अब किसान क्या करे? मॉन्सेंटो जो रेट फिक्स करेगा वही देना पड़ेगा। जब आपका 1 किलो कपास का बीज 50 में बिक रहा था, वो 1000 में बेच रहे थे, 1000 रुपीज़ kg, 20 गुना ज़्यादा। लेकिन किसान मजबूर करे क्या? फिर आंध्र प्रदेश सरकार ने मॉन्सेंटो के ऊपर केस कर दिया, मॉन्सेंटो ने आंध्र प्रदेश सरकार के ऊपर भी केस कर दिया। अब वो इतनी बड़ी कंपनी है, एक देश से बड़ी कंपनी है वो, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? इसीलिए सीड सप्लाई सिस्टम होनी चाहिए, आपके अपने सीड बैंक्स होने चाहिए। सीड बैंक शब्द से बहुत लोगों को नफरत है। यूक्रेन से में या उस वहीं पे कहीं पे था, शायद उज़्बेकिस्तान का कोई था, वो एक मीटिंग में उन्होंने कहा हमें बैंक नहीं इस्तेमाल करना है, बैंक बहुत ख़राब होता है, लोन देता है फिर पीछे लग जाता है, तो हम उसको ट्रेजर चेस्ट कहेंगे, सीड ट्रेजर चेस्ट। तो कुछ लोग ऐसे भी नाम देते हैं। एग्रोकेमिकल की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये गोबर, पत्ता, मिट्टी, जो ये है आपका ऑयल केक, वो उन सब चीज़ों से ये उगने वाले, हज़ारों साल से उसी को खा के वो रह रहे। उन्हें यूरिया, डीएपी और क्या क्या वो पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़्यादा पौष्टिकता है, ये प्रमाणित है। इस मुद्दे में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी लोग फोर्टिफाइड ग्रेन ला रहे हैं, फोर्टिफाइड मतलब वो उस अनाज में नहीं है, हम आर्टिफिशियल उसको डाल रहे हैं, पर वो सही तरीका नहीं है। क्योंकि शरीर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, इंसान के दिमाग को बेवकूफ़ बना सकते। शरीर के अंदर जब जाता है, शरीर पकड़ लेता है ये बाद में डाला गया है, निकालो इसको, या तो कुछ और करो इसको, इससे हमें फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि एक उदाहरण दे रहे, विटामिन सी के आविष्कारक ने विटामिन सी प्यूरिफाई किया, एकदम प्यूरिफाई किया, सिर्फ विटामिन सी और कुछ नहीं। और एक सैंपल उन्होंने लिया था जिसमें उनको लगा था कि वो प्योर है, लेकिन वो प्योर नहीं था, उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज़ थे। उन्होंने पेशेंट्स को दिया, उन्होंने देखा इम्प्यूरिटी वाला ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, प्योर वाले में वो रिस्पॉन्स नहीं आया। तब उन्होंने लिखा कि सिर्फ विटामिन सी नहीं, और भी चीज़ें हैं जो कार्यरत होता है। विटामिन सी तभी काम कर पाता है जब और चीज़ें होते हैं, उसको कोफैक्टर्स कहते हैं। जैसे हल्दी के साथ क्या बोलते हैं, काली मिर्च भी लीजिए, क्योंकि वो दोनों एक साथ काम करते हैं। तो इसी तरह अगर हम आयरन डाल दिए, जिंक डाल दिए, ये डाल दिए, ऐसे नहीं होता है। पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने मतलब स्कूल में देखे होंगे केमिस्ट्री में, उसमें 108 एलिमेंट है, अभी 117 आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी आ गए, लेकिन 108 को ही पकड़ते। सब चाहिए हमारे शरीर को, 1-2 से काम नहीं होगा। सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं, इनको भी चाहिए। और वो कहाँ है? मिट्टी में। उसको कौन उपाय करता है, कौन जुगाड़ करके देता है? माइक्रोब्स। इसीलिए एग्रोकेमिकल नहीं चलेगा। एग्रोकेमिकल माइक्रोब्स को ख़त्म करेंगे। अगर हमें रुबिडियम चाहिए, मॉलिब्डेनम चाहिए, टैंटलम चाहिए, जिरकोनियम चाहिए, कौन देगा? फर्टिलाइज़र देगा क्या? माइक्रोब्स देंगे, उनके पास ये शक्ति है। और कल्चरल यूजेस के बारे में भी आप लोग जानते हैं, बहुत सारे पूजा पाठ त्यौहार में वही अनाज को इस्तेमाल किया जाता है, वही वैरायटी। इसके बहुत सारे और भी वैल्यू ऑफ यूज़ है। एक वैल्यू ऑफ यूज़ जो सब लोग जानते हैं, उत्पादन क्या हुआ, सब उत्पादन के पीछे, उसी के चक्कर में बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गए। तो हाई यील्ड होना चाहिए, फ्लावरिंग सिंक्रोनी होनी चाहिए, एक साथ फूल आने चाहिए ताकि एक साथ हार्वेस्ट हो सके। लेकिन ये प्रॉब्लम मिलेट्स में है, नहीं आता है। कई बार उसकी हार्वेस्ट लेनी पड़ती है। उसकी वो खाने में कैसा है, कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, फ्लेवर कैसा है, कुकिंग टाइम कितना है, ये सारे चीज़ें भी मैटर करता है। न्यूट्रिशनल लेवल के बारे में बताया, एडेप्टेशन टू सॉइल एंड क्लाइमेट भी बता दिया, डिजीज पेस्ट रेजिस्टेंस, मेडिसिनल वैल्यू, औषधि गुण कुछ है क्या, फॉडर। सिर्फ हमारे बारे में सोचने से नहीं होगा,
इतने सारे गाय, बैल, बकरी, भेड़, उनका क्या होगा? उनके लिए भी खाना चाहिए, सॉइल के लिए भी तो खाना चाहिए। सॉइल से खाली लेके ही जाएंगे और उनको यूरिया खिलाएंगे? ये सारा चीज़ें सड़ सड़ के सॉइल में जाता है, उसका अवशेष, उसका जड़ को तो कोई नहीं खा पाता है, वो मिट्टी का खाना है। मिट्टी को भी खिलाना है, जानवर को भी खिलाना है, अपने आप को भी खिलाना है। इसीलिए वेदांत में लिखा गया है, अनाज जो है वो इंसान के लिए, पत्ते जानवर के लिए और जड़ मिट्टी के लिए, सब के लिए खाना है। सिर्फ हम खाने से नहीं होगा, अगर सब खाएंगे तो हम भी खा सकते हैं, और अकेले हम खाएंगे तो कोई नहीं खा पाएगा, हम भी नहीं। कल्चरल यूजेस के बारे में बताएं, स्टोरेज लाइफ भी होना चाहिए। कोदो कुटकी का बहुत हाई है, मड़िया को 50 साल तक भी रखा जाता है हिमाचल प्रदेश में, कुछ नहीं होता है। कोदो को तिब्बत में वो लोग बहुत बहुत साल तक रख देते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग फिर? करने के लिए ये सब स्टेप्स हैं। सेकेंडरी लिटरेचर रिव्यू बहुत ज़रूरी है। पहले अपने आसपास के दस्तावेज, पुराने डॉक्यूमेंट्स को सर्च कीजिए, देखिए, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारे जानकारी, आइडियाज़ आएंगे कि पहले लोग क्या करते थे। उनको हमें पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, की पर्सन से इंटरेक्ट करना चाहिए, जो लोग इसके बारे में जानते हैं, किसान, बुजुर्ग किसान, कोई रिसर्चर जो इसके ऊपर काम किए हैं। डाइवर्सिटी ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, सीड बैंक को डाइवर्सिटी ब्लॉक के साथ जोड़ना पड़ेगा, सिर्फ सीड बैंक बनाने से नहीं होगा। कैरेक्टराइजेशन करनी पड़ेगी वैरायटीज़ की, डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। इसके बाद पार्टिसिपेटरी वैराइटल सिलेक्शन, लोग जाके वैरायटी सिलेक्ट करेंगे, हमें कौन सा चाहिए, कौन सा अच्छा है। जो वैरायटी सिलेक्ट होगा उसकी स्केलिंग अप होगी, उसकी ट्रायल्स होगी, मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर कम्युनिटी सीड एंटरप्राइज बनेगा। ट्रूथफुल लेबल के आधार पे हम मार्केटिंग भी कर सकते हैं। और फाइनली ये जो हमारा नेशनल सीड सिस्टम है या स्टेट सीड सिस्टम है, इसमें इंटीग्रेट होना है, तब इसकी जर्नी कंप्लीट होगी। ये मीटिंग चल रहा है, बीज क्या है, कौन सा वैरायटी था, क्या था, नहीं था, अलग अलग टाइप के लोग बैठ के बात करेंगे, जानकारी देंगे। ये सीजनल कैलेंडर, यहाँ पे हमने फोटोग्राफ्स लिए हैं अलग अलग फसलों का, क्रॉप्स का, कौन सी ज़मीन में लगती है, किस सीज़न में लगती है। 12 महीने का आप महीना बनाओ, जेठ, आषाढ़, भादो, क्योंकि वही वो समझेंगे, और उसके हिसाब से आप उसके फ़ोटो लो, उसको रखो, कौन सी ज़मीन में, ऊपर ज़मीन, नीचे ज़मीन, बीच वाला ज़मीन, पहाड़, जंगल, सब जगह लगाते हैं लोग। ये इससे हमें पता चल जाएगा वो सारी चीज़ें। इसका सैम्पल्स को देखिए, वैराइटल मैपिंग करने का कि कौन सा बीज कैसा है, कैसा दिखता है, उसका क्या कैरेक्टर है। ये फोर्स फील्ड एनालिसिस है, इसमें हम हाउस होल्ड और एरिया को प्लॉट करते हैं, माने कौन सा बीज ज़्यादा एरिया में भी लगाया जा रहा है, ज़्यादा लोग भी लगा रहे हैं, उसका एक एनालिसिस करते हैं। इसमें आप देखेंगे जैसे ये धान है, ये धान बहुत कम लोग लगा रहे हैं, बहुत कम एरिया में लग रहा है, मतलब ये धान अभी गायब होने वाला है, हो सकता है अगले 2-3 साल में ख़त्म हो जाए। क्यों ऐसा हो रहा है वो भी आपको पूछना है। और ये सब में उतना प्रॉब्लम नहीं है, इसको ज़्यादा लोग लगा रहे, ज़्यादा एरिया में भी लग रही है, तो इसको हम लोग बाद में भी टैकल कर सकते हैं, लेकिन कंजर्वेशन के लिए ये ज़रूरी है। ये समझने के लिए हमें फोर्स फील्ड एनालिसिस करनी पड़ेगी। सीड मेला, तरह तरह के लोग आएंगे, देखेंगे, हमारे पास इतना कुछ नहीं, तो कोई तो ध्यान ही नहीं देता है, हाइब्रिड, पैकेट वाला सीड, यही सब अच्छा है। अपना क्या है, अपने पास क्या माने समृद्ध हम समाये हुए हैं, उसके बारे में कोई जानकारी लोगों के पास नहीं होती है, अपने चीज़ों को खराब सोचते हैं, उसीलिए ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी होती है। कैरेक्टर, चरित्र, इसका मतलब क्या है, मतलब ये कोई एक क्वालिटी या फीचर, यहाँ पे हम लोग सब लोग हॉल में बैठे सब अलग अलग दिखते हैं, किसी के बाल कैसे हैं, आँख कैसे है, मतलब रंग कैसा है, तो उसी तरह पेड़ पौधे का भी होता है, इसको भी हमें जानने की ज़रूरत है। जानेंगे तो हम ये अंतर कर पाएंगे, ये वैरायटी वो वैरायटी क्या अंतर है, कैसे कैसे उसको हम विश्लेषण करेंगे। ये चीज़ यहाँ अंग्रेजी में इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। एक अच्छा बीज का क्या मापदंड होनी चाहिए, फिजिकली प्योर होना चाहिए 98%। अगर कोदो का बीज है
भदेली कोदो का बीज है तो भदेली कोदो ही होना चाहिए 98%। अगर 60% भदेली कोदो होगा, 40% कोई और चीज़ होगा तो क्या अच्छा बीज है? नहीं, उसमें 40% दूसरी चीज़ें उग जाएंगे। जेनेटिकली प्योर भी होनी चाहिए। एक दिख रहा है फिजिकली प्योर दिख रहा है, लेकिन हो सकता है ना हो। ये निकालना बहुत मुश्किल है, हम नहीं निकाल सकते। हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो नहीं करेंगे, तो हमें कैरेक्टराइजेशन से पता चलेगा। जब हम उसको उगाएंगे तब पता चलेगा वो जेनेटिकली प्योर है कि नहीं। जर्मिनेशन 82% होनी चाहिए धान के केस में। मिलेट्स के केस में भी 80% से ऊपर होनी चाहिए। कपास है 67% से ऊपर होनी चाहिए। अलग अलग फसलों का अलग अलग है। मॉइस्चर 9 से 12% हो तो अच्छा है। कैरेक्टराइजेशन क्यों करनी चाहिए, चरित्र विश्लेषण क्यों करनी चाहिए? कंजर्व करने के लिए, उसके क्या क्या ट्रेट से, उसके क्या क्या कैरेक्टर से चरित्र है उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए, उसको अंतर करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। हम कहें भदेली कुटकी, भदेली कोदो है, कैसे पता चलेगा? नहीं, उसमें ऐसा ऐसा होता है, उस चीज़ को हम निकाल सकते हैं। प्यूरिटी ऑफ सीड, सीड की प्यूरिटी होनी चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं कि सिताही कुटकी है तो सिताही कुटकी ही होनी चाहिए। दूसरी चीज़ें होंगे तो कोई कौन पसंद करेगा, क्यों लेगा? आप ट्रूथफुल लेबल करके सिताही कुटकी लिख दिए, उसमें 5 तरह का कुटकी उग गया, वो तो सही नहीं है। कल आपका वो सीड नहीं बिकेगा या कोई नहीं चाहेगा उसको। रोगिंग करनी पड़ेगी। रोगिंग मतलब रोग, रोग मतलब बदमाश। इसमें कोई बदमाश नहीं है, लेकिन हमारे खेत में अगर सिताही कुटकी के साथ कोई और कुटकी आ गया है, उसको हटाना पड़ेगा। इसको हम रोगिंग कहते हैं। ऐसे उखाड़ना पड़ेगा फिजिकली। जेनेटिक स्टेबिलिटी एंड वेरिएशंस को भी देखनी पड़ेगी, कौन से चीज़ स्टेबल है नहीं है। कोई कैरेक्टर आ रहा है जा रहा है, 3 साल में ख़त्म हो गया तो इसका मतलब वो स्टेबल नहीं था। और कोर कलेक्शंस जो हमारे सैम्पल्स है उसको हमें मेंटेन करने हैं, क्योंकि वो एलिट रेसेस है। ये पासपोर्ट डाटा है। इतनी सारी चीज़ें हमको लेना पड़ेगा। जब हम बीज को कलेक्ट करेंगे गांव से, किसी बुज़ुर्ग ने हमें एक बीज दिया, उनको पूछना पड़ेगा, अच्छा दादा बताइए ये कौन सा फसल है? चलो ठीक है, वो तो पता है। वैरायटी का नाम क्या है? लोकल नाम सिताही कुटकी। ये कहाँ से आपको मिला था? यहीं का है, लोकल की बाहर से लाए थे। आप उनका नाम, पता, किस जगह, एड्रेस, उनका लोकेशन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी ले सकते हैं। कौन से तारीख में आपने लिया, बीज लास्ट कब उगाया गया था, डेट ऑफ लास्ट रीजनरेशन, लास्ट कब उगाया गया था। बहुत पुरानी होगी तो फिर समस्या। कौन से ज़मीन में लगाया जाता है, किस तरह की मिट्टी में लगाया जाता है, कितने दिन का बीज है, कौन से सीज़न का है, उसका फ्लावरिंग डेट, फूल आने का टाइम, ये लोग नहीं पता होता है, पर अगर पता है तो नोट कर सकते। ये वर्षा आधारित है या सिंचित ज़मीन में लगती है, इसको छींटते हैं या लाइन में लगाते हैं, इसको एक साथ लगाते हैं या एकल फसल है, और इसके क्या क्या फीचर्स, यूनिक फीचर्स क्या है इसमें, इसका गुण क्या है। खाने में बहुत अच्छा है, इसके औषधि गुण है, ये सूखा सहनशील है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। और फिर अपना नाम, एड्रेस और उस बीज का फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसको कहते हैं पासपोर्ट डाटा। ये आपको हर बीज का पासपोर्ट डाटा आपके पास होनी चाहिए। इसको फिर एक्सेल में एंट्री करके आपको रखना चाहिए। ये डाइवर्सिटी ब्लॉक है, ये मिलेट का डाइवर्सिटी ब्लॉक है, ये धान का डाइवर्सिटी ब्लॉक है। यहाँ पे देखिए अलग अलग वैरायटी, बस ये वैरायटी जो है इतना सा ही लगा हुआ है। ये नहीं कि पूरा खेत भर के हमको लगाना है। उतना जगह अगर हो तो ठीक है, लेकिन उतना जगह किसी के पास होता नहीं, तो हमें कम कम, जैसे इस हॉल में हो सकता है 50 वैरायटी लग जाए, बस हमको उसको किसी तरह बचाना है। और हमारे पास इतना ही जगह है तो मैं जितना कर सकता हूँ वो करूँगा। ये नहीं कि अब कोई आके बोले मेरे को 1 ट्रक बीज चाहिए, वो मैं नहीं दे सकता। आप ले जाओ, मल्टीप्लाई करो। तो ये डाइवर्सिटी ब्लॉक है, ये होना जरूरी है सीड बैंक के साथ। सीड बैंक अकेले में नहीं चलेगा, डाइवर्सिटी ब्लॉक के साथ लिंक होना चाहिए, क्योंकि हर साल वो सीड उगाया जाएगा, फिर सीड बैंक में वापस आएगा, उगेगा वापस जाएगा। ये मिलेट का है, ये धान का। 50% फ्लावरिंग डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। मतलब देखिए इसमें कुटकी है, आधा में फ्लावर है आधा में फ्लावर नहीं, ऊपर से फ्लावर आता है। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। अगर हम इस तरह से वैरायटीज़ को लगाएंगे आस पास, सब अगल बगल है, इसका फूल उसका फूल, पराग पराग इंटरेक्शन होके, इसको क्या कहते हैं, पर परागन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये हो सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए
हमें ये डेट जानना ज़रूरी है। और अगल बगल जो वैरायटी है उसका फ्लावरिंग डेट अगर बाद में होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये फ्लावरिंग हो गया, उसके बाद उसका फ्लावर आ रहा है, पर परागन होने के चांसेस कम हैं। लेकिन उसी टाइम अगर होगा तो पर परागन के चांसेस बढ़ जाएंगे। पर परागन हो जाएंगे तो वैरायटी मिक्स हो जाएगा, सिताही गुटकी और दूसरा गुटकी वो मिक्स हो गया, फिर तीसरा कुछ बन गया। हो सकता है अच्छा भी बने, हो सकता है खराब बने, वो अलग बात है, लेकिन आपका ओरिजिनल तो गया ना। तो अगर हम ब्रीडिंग कराना चाहते तब वो ठीक है, लेकिन यहाँ अभी ब्रीडिंग की बात नहीं हो रही, कंजर्वेशन का बात हो रहा है। तो हमें ये चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। 50% फ्लावरिंग डेट बहुत क्रिटिकल है। तो ये जो लोग संरक्षण कर रहे हैं उनको ये ध्यान देना पड़ेगा। 1 साल उगा के उनको पता चल जाएगा इसका क्या फ्लावरिंग डेट है। फिर इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ने ये कैरेक्टर्स को उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया है, जैसे कि प्लांट ग्रोथ हैबिट, लीफ कलर, प्लांट पिगमेंटेशन, फ्लैग लीफ लेंथ, फ्लैग लीफ विड्थ, इस तरह के अलग अलग सब है। क्या क्या है नहीं है ये सब हम लोग अभी डिटेल में मैं नहीं बता सकता हूँ, इसके लिए अलग ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ों को देखना होता है। इस तरह के 40-50 कैरेक्टर्स होते हैं एक एक वैराइटीज़ के, इनको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि आप 40-50 करो, आप 25 भी कर सकते हो, मतलब आपको जो सही लगे आप कर सकते हो। पर हाँ, अगर पूरा कंप्लीट करना है तो सब करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, टर्मिनोलॉजी पे मत लाइए। फ्लैग लीफ मतलब ऊपर वाला पत्ता। अब हमने फ्लैग लीफ लिख दिया, ये पता नहीं फ्लैग लीफ क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ऊपर में जो पत्ता रहता है बाली के बगल में, उसको फ्लैग लीफ कहते हैं। उसकी लंबाई मापनी है, उसकी चौड़ाई मापनी है, आप भी कर सकते हैं। और हम लोग हर साल कई किसानों को ट्रेनिंग देते हैं इसके ऊपर। ये इन चीज़ों को देखना। जैसे ये गुटकी है, इन्फ्लोरेसेंस मतलब उसका जो बाली का कैसा आकार है, ऐसे आर्च हो रहा है क्या कि फैला हुआ है, जैसे ये अभी कहीं पे एक जगह आया है वो, इस तरह की चीज़ों को देखना पड़ता है। मतलब ऐसे फैला हुआ है या एक मुश्त बाली है। फिर उसका इधर एक छोटा सा एक मेम्ब्रेन होता है, उसको कहते हैं लिग्यूल, वो है या नहीं है। ये पिगमेंट, उसमें कोई रंग है क्या। इसके जो ब्रिसल्स है, ब्रिसल्स मतलब ब्रश में जो ब्रिसल्स होते हैं वो लंबे हैं कि छोटे हैं, इन चीज़ों को देखना होता है। जैसे ये इसमें देखिए ये फैला हुआ है और ये कॉम्पैक्ट है, एक साथ है फैला हुआ है। अलग अलग टाइप के चीज़ें आपको दिखेंगी। ये ऐसे रंग है, ये नोड है, इधर एक नोड है, नोड के बीच में कोई रंग है क्या, इन चीज़ों को देखना पड़ता है। ये सामा का है, सामा का भी अलग अलग चीज़ों को बारीकी से देखना पड़ेगा। पिगमेंटेशन, ग्रोथ पैटर्न क्या है, तब हम उसका प्योरिटी को डिसाइड कर सकते हैं। कोदो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोदो के 3 सब रेस है, इसको रेगुलरिस, इरेगुलरिस, वेरिएबलिस कहते हैं। तो ये सब चीज़ें को हमको देखना पड़ेगा। मड़ुआ का वो कैसा है, उसका जो बाली, यहाँ देखिए ब्रांचिंग है, यहाँ पे नहीं है। तो इन चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब हम प्यूरिटी को ये कर सकते हैं। यहाँ देखिए सीड पार्शियली कवर्ड है, इसमें फुल्ली कवर्ड है, रंग अलग अलग है, शेप अलग अलग है। तो एक चीज़ नहीं है, कुटकी एक नहीं है, कई तरह की कुटकी है। आप अपने फील्ड में जाके गौर से इन चीज़ों को देखिए। ये सब चीज़ों लोग देखते हैं, मेजर करते हैं, नोट करते हैं, फॉर्मेट में लिखा जाता है इन सब चीज़ों को, तब उसका विश्लेषण होता है, उसको फिर एक्सेल में आपको एंट्री करना होगा। इस तरह ये डाटा सारा एंट्री करना होता है। फिंगर लेंथ, फिंगर विड्थ, स्पाइक लेग डेंसिटी, कॉलम ब्रांचिंग, जो भी है ये सब टर्मिनोलॉजी से। इसमें आप लोग ये मत सोचिए कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अंग्रेजी में लिखा है, उसी का हिंदीकरण आसानी से हम कर सकते। इसमें कोई बड़े यंत्र ये वो कुछ नहीं चाहिए, एक हैंड लेंस चाहिए बस, लेंस और कुछ कागज पत्र। इसके बाद पार्टिसिपेटरी वेराइटल सिलेक्शन। जब ये फसल हो जाएंगे उसके बाद किसान और एक्सपर्ट्स और एनजीओ के लोग और कोई जिसको भी आप बुलाना चाहते हैं, जिसको भी आप लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है इस पद्धति के लिए, वो जाएंगे, जाके चुनेंगे। इसमें 15 प्रकार के कोदो कुटकी जो भी लगा हुआ है उसमें से कौन सा अच्छा है। अच्छा का मतलब सिर्फ उत्पादन नहीं, अलग अलग चीज़ों को देखा जाएगा।
देख के वो चुनेंगे, रैंकिंग करेंगे 1 2 3, जो रैंक में सिलेक्ट हो जाएगा उसको ये ऐसे करके वो रखेंगे, फील्ड में जाके भी देखेंगे। जब जो सिलेक्ट होगा उसको हमको स्केल अप करना है, मतलब उसको और ज़्यादा मात्रा में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उसकी बीज लोगों को मांग होगी। और डाइवर्सिटी ब्लॉक में तो सब रहेगा, खराब अच्छा सब रहेगा, खराब कोई नहीं है। उसका भी जो बहुत लग रहा है कि ये तो बहुत मतलब इसका कुछ उत्पादन ही नहीं है, लेकिन उसका बहुत सारे गुण होंगे, ये बीमारी और ये सब से लड़ने का। एक ऐसा साइंटिस्ट थे, उन्होंने टर्की में गए थे, एक गेहूं उनको मिला था, बहुत बेकार गेहूं एकदम, उनको लग रहा था ऐसा थर्ड क्लास गेहूं किसान ने क्यों लगाया है। तो किसान तो कुछ बता नहीं पाया उतना, हाँ हम लगाते बस ऐसे ही, उन्होंने कुछ वेग सा बता दिया। वो लेके अमेरिका चले गए और वहाँ जाके उन्होंने उसको स्टडी किया, और उस समय एक रस्ट बोल के बीमारी आया था गेहूं में, कोई भी गेहूं सक्सेस नहीं हुआ, वो गेहूं सक्सेसफुल हो गया। 20-25 बीमारियों से वो लड़ सकता है, इसीलिए शायद वो किसान लगाता है, लेकिन उसने बता नहीं पाया उतना बात, साइंटिस्ट के सामने घबरा गया होगा, लेकिन वहाँ जाके उन्होंने उस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट किया। इस तरह की चीज़ों को देखा जाता है। पार्टिसिपेटरी वेराइटल सिलेक्शन में हम साइज ऑफ ग्रेन, डिवाइड ऑफ ब्रांचिंग हेड, नॉन लॉजिंग, ग्रीन कैरेक्टर, जो भी कुछ भी हम उसको डिसाइड करेंगे, उसको देख के हम मार्किंग करेंगे, इसमें कितने नंबर मिल रहे उसको, और जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर आएगा, जैसे इसका आया है, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, उसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, थैंक यू। तो इस तरह आप, हाँ यस, इस तरह आप लोग बीज सिस्टम को डेवलप कर सकते। ये 10, इसमें यही चीज़ ये कह रहे हैं कि ये 10,000 साल का एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और पूरी धरती के किसान इसमें शामिल थे, और इसीलिए हमें इतने वैरायटी, 4.5 लाख वैरायटी इंडिया में है, रशिया में भी इस तरह 4 लाख से ऊपर है। एक वेविलॉव बोल के साइंटिस्ट थे, वो 5 महादेश घूम के उन्होंने इसका कलेक्शन किया था, जो सेंट पीटर्सबर्ग में रखा हुआ है। तो ये जो विविधता है, ये साइंटिस्टों ने नहीं बनाए हैं, फैक्ट्री ने नहीं बनाए, कंपनी नहीं बनाए, किसान ने बनाए। पढ़े लिखे किसान नहीं, जो उस जमाने के बिल्कुल अनपढ़ किसान थे, और वो किसी अवार्ड जीतने के लिए नहीं, अपने सुरक्षा, अपने स्वतंत्रता के लिए उन्होंने उसको डेवलप किया, अपने शौक के लिए भी डेवलप किया कि इससे अच्छा मुरमुरा बनेगा, इससे अच्छा पोहा बनेगा, चावल की इतने वैरायटीज इस तरह बने, औषधि गुण है इन चीज़ों से, और पीढ़ी दर पीढ़ी उस पर काम किए। आप जब उस बीज को हाथ में ले रहे, वो अभी का बीज नहीं है, 10,000 साल का इतिहास उसमें समाया हुआ है, 10,000 साल का कल्चर और उसका परंपरा, उन सब लोगों का मेहनत सब समाया हुआ है। वो अनमोल एक जीवित एक चीज़ है, जैसे हमारा लाल किला है, या हमारा कोई और पुरातत्व विभाग का कोई माने चीज़ है, वही है, लेकिन वो जीवित है, वो तो मरे हुए हैं, पत्थर है। तो इसको इतना ऐसा नहीं सोचना है कि ये क्या, ये सब देसी फेसी बेकार, कोई मतलब नहीं। 10,000 साल, 12,000, 15,000 साल का इतिहास उसमें समाया हुआ। धन्यवाद। कन्वेंशनली जब हम किसी क्रॉप की वो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि आप लाइन सोइंग करो, सीड रिप्लेसमेंट करो, जैसे आपने बोला हाइब्रिड सीड बढ़ाओ। मुझे एक जो आपके प्रेजेंटेशन समझ आया कि मिलेट बहुत अलग प्रकार का क्रॉप है। मैंने जैसे आपने बात करी कि वो मल्टीपल हार्वेस्ट देता है, ग्रासी क्रॉप है, वाइल्ड क्रॉप है बेसिकली। तो मुझे अगर आखिर किसान की उपज बढ़ानी है, आज मैं देखता हूँ मंडला क्षेत्र में किसान को 2, 2.5, 3 क्विंटल ज़्यादा आ रहा है। एक मेरी रियलिटी है कि वो बर्रा जमीन में उगाएगा, मेरी को ये उम्मीद नहीं है कि वो अपने फर्टाइल लैंड में एक नियर फ्यूचर में उगाएगा। शायद मैं अगर उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी बढ़ा दूँ तो शायद वो कन्विंस हो जाएगा। तो मुझे क्या एग्रीकल्चर सिस्टम फॉलो करना चाहिए, किसान को क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्या उसको सलाह देनी चाहिए ताकि वो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए? तो पहले तो बीज हमारा अच्छा होना चाहिए। अभी जो बीज किसान के पास है वो मिक्स बीज है, पुराने कुछ और वैरायटी, ये वो सब माने बीज नहीं है। जैसे एक बार कुछ शायद पिछले मीटिंग में बात हो रहा था, वो अनाज है, दाने हैं, बीज नहीं है। तो बीज और अनाज में अंतर करना, इसको पहले हमें उनको बताना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा कि हम कैसे अंतर करेंगे, कैसे हम उसकी शुद्धता, कैसे हम उसका गुणवत्ता को बढ़ाएंगे। जर्मिनेशन टेस्ट अगर हम कर सकते हैं तो इससे हमें
वो बीज को हमको फर्स्ट तो वही सबसे इम्पॉर्टेंट है, उससे ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ यील्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें से बहुत सारे अनवायबल पुराने या दूसरे वैरायटी या ऐसा कुछ रहता है जो यील्ड को नीचे कर देता है। दूसरा, हम उसमें सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सीड को अच्छे से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे चीज़ें हम सीड लेवल पे काम कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लाइन सोइंग करेंगे या SRI करेंगे, या अगर हम उसमें मिक्स्ड क्रॉपिंग करेंगे, या हम उसमें कुछ एडिशनल इनपुट्स देंगे इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स या फोलियर स्प्रेज या लिक्विड फर्टिलाइजर्स, नॉट द केमिकल वाला नहीं, तो उससे हमारा यील्ड बढ़ सकता है। और जो आप बोल रहे हैं वही चीज़ है, उन्होंने एक कैलकुलेशन की थी जब कोई मक्का को प्रमोट कर रहा था कि बर्रे में मक्का भी उगा सकते हो, तो उनने जो कैलकुलेशन थी, आप खुद भी बता सकते हैं, नहीं मैं थोड़ा सा बताऊंगी बैठाने के लिए, कि टाइम कॉस्ट को कोई डालता नहीं। तो आप अगर धान तो उगा ही रहे हो, और जैसे आपने बोला पूरा सिस्टम को समझिए, तो रोल ऑफ मिलेट इन द पूरा जो कैलेंडर है ऑफ ग्रेन ग्रोइंग, उस रोल को हम ज़्यादा या कम ना समझें, क्योंकि अगर एक्सपेरिमेंट 10 साल का है और 3 साल यील्ड कम आ रही है, तो वो पूरे सिस्टम में कैसे वो रोल बदल रहा है, शायद वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि खाली उस एक क्रॉप का। और जो आप कल बोल रहे थे जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ये था कि मक्का अगर बर्रे पे लगाएंगे तो पहले उसको बर्रा को बनाएंगे, फिर मक्का लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या था आपने बोला था सिंचाई का होगा, फिर आपने बोला था ऐसे करते करते 8 स्टेप हो गए थे जब तक मक्का बनेगा। और अगर कोदो या कुछ की डाल रहे हो और ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, वो स्टेप्स ही कम हो गए। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि मक्का का यील्ड ज्यादा आएगा, मक्का का यील्ड वो किस परसेंटेज ऑफ एफर्ट में आ रहा है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसलिए मैं सोच रही थी जो आप बोल रहे थे पूरा सिस्टम का, जो आप बोल रहे थे किस नजरिया से देखें, पूरे सिस्टम में रोल ऑफ मिलेट्स के नजरिए से शायद हम इंटरवेंशंस बेहतर कर पाएंगे, ना कि खाली एक क्रॉप पे बाकी को छोड़कर फोकस कर दिया जाए, क्योंकि फिर हम भूल जाएंगे कि बाकी चीजें कैलेंडर में कैसे बैठी हैं, एफर्ट में कैसे बैठी हैं। बस ये कमेंट। तो ये वैसे हाँ, जो मतलब कॉस्ट पर केजी ऑफ ग्रेन आउटपुट या पर ड्रॉप वाटर या पर टन या पर केजी ऑर्गेनिक कार्बन, इन चीज़ों में हम अगर निकालें, हमारा वो कन्वेंशनल जो सिस्टम है जो बहुत पुराना हो चुका है, केजी पर हेक्टर, देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी आ गया, नहीं तो पहले जीडीपी था, कंट्री का क्या प्रोग्रेस है उसको मापने का तरीका था जीडीपी, अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ गया, अब मल्टी इंडिकेटर्स 10-12 इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं। तो फसलों में क्यों नहीं यूज़ करें? अगर हम फसलों में इन इंडिकेटर्स को लाएंगे तो हम देखेंगे कि मिलेट्स पल्सेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ये राइस और वीट से। और अगर हम जीडीपी वाला सिस्टम में जाएंगे केजी पर हेक्टर में, हम कभी नहीं बीट कर सकते राइस, वीट और मेज़ को, कभी नहीं कर सकते। इसके बारे में आप भूल जाइए कि उस तरह का यील्ड आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हर क्रॉप का अपना अपना पोटेंशियल है और इसमें इतनी हाई पोटेंशियल नहीं है, ये हम लोग को मानना पड़ेगा। मैक्सिमम यील्ड जो है 5 टन्स पर हेक्टर आया है, मैक्सिमम 5 टन्स पर हेक्टर फिंगर मिलेट में, लेकिन मैक्सिमम यील्ड ऑफ पैडी क्या है 22 टन्स पर हेक्टर, वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो 4 गुना ज़्यादा है तब भी। तो वी कैनॉट बीट राइस एंड वीट, और राइस वीट को बीट करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये भी एक चीज़ समझना है, हमें राइस वीट को भगाना नहीं है, वो भी रहेंगे और वो मेजर ही रहेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा और एक ये कहीं घुस जाए बीच में एज अ सब्सिडियरी, एज अ ऑल्टरनेट ऑप्शन, वो रेदर हमारा अप्रोच होना चाहिए। हम राइस वीट को हटा नहीं सकते, उनमें कुछ कमी कर सकते हैं।